नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज द पहाड़ टॉक्स के मेहमान होंगे हमारे बहुत ही वरिष्ठ उत्तराखंड कांग्रेस की जान और हमारे कपकोट से पूर्व विधायक माननीय ललित फर्सवान जी, जिन्हें उनके क्षेत्र में ललदा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये हमारे पिताजी के सहपाठी रह चुके हैं, रिश्ते में चाचा लगते हैं, लेकिन बचपन से एक ऐसा माहौल हमने देखा है कि हम भी इन्हें ललदा के नाम से ही जानते हैं और पुकारते हैं। तो आज हम जानेंगे ललित फर्सवान जी से कि उन्होंने अपने क्षेत्र में, क्योंकि वो 2012 से 2017 तक कपकोट में विधायक रहे और उस समय काफ़ी आपदाएं उत्तराखंड में आई और कपकोट में आई थी, तो उन्होंने उसके लिए अपने क्षेत्र में क्या किया और लगातार जो 2017 और 2022 में जो उन्हें हार का सामना देखना पड़ा, उसके क्या रीज़न रहे और आज अब वो 2027 में किस तरीके से तैयार हैं। तो एक विस्तृत चर्चा हम माननीय विधायक जी से करेंगे। तो आइए आज की चर्चा श्री ललित फर्सवान जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद लल्दा, आपने हमें समय दिया। तो लल्दा, आज काफ़ी समय बाद, क्योंकि हमारा भी जो चैनल है वो अल्मोड़ा से चलता है, आज मैं भी कत्यूर में पहली बार आप ही का इंटरव्यू आज मैं ले रहा हूँ। तो लल्दा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तो आप सभी को बचपन से जानते हैं, क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं। तो एक बार आप एक छोटा सा विवरण अपनी, जो आपने प्रारंभिक आपकी शिक्षा रही, जो आपका छात्र जीवन रहा, क्योंकि आप बहुत पहले से सामाजिक जीवन में हैं, आपका छात्र जीवन रहा, या आपका जो हम कहेंगे पॉलिटिकल करियर जो आपका रहा, उस पर एक छोटा सा प्रकाश आप अपने विस्तृत कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये पहाड़ जो आपका चैनल चल रहा है और हमारा भतीजा है, तो हमें बहुत अच्छी खुशी है कि कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में और पर्वतीय जनमानस को आपने आगे करने की कोशिश कर रखी है। और मैं ललित फर्सवान, जो पिछले 3 दशक से एक सक्रिय राजनीति में लगातार क्षेत्र के विकास में हूँ। 90 से लगभग हमारी राजनीति की शुरुआत जो है कॉलेज, इंटर कॉलेज से हुई थी, जब मैं कॉलेज का जनरल मॉनिटर था 90 में जी। और उसके बाद बहुत सारे पदों में NSUI के पदों में तब रहने का मौका मिला। तब NSUI को व्यक्तिगत तौर पर गांव के अंतर्गत और स्कूल के अंतर्गत कोई नहीं जानते, ऐसे छात्र छात्राएं नहीं जानती थी कि आखिर ये NSUI विंग है क्या करके। लेकिन सोशल मीडिया का उतना प्रचार प्रसार नहीं था जी। हम लोग कभी दिल्ली या कभी लखनऊ के आसपास जाते थे तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो ऐसे नाम हमको लिखे हुए दिखते थे, जिससे हमारी अपनी एक ललक रहती थी कि यार हम कांग्रेस की विंग की ओर जाएंगे तो शायद हम बहुत नज़दीक रहेंगे, क्योंकि वो दौर कांग्रेस का था जी। और उस दौर में हमारा जुड़ना भी कांग्रेस के लिए, और हम जिस पार्टी के साथ जुड़े हमको बहुत अच्छा भी लगा कि हम बहुत अच्छी पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि ये वो पार्टी थी जिसने भारत की आज़ादी में भाग लिया था, भारत के जन मुद्दों को लेकर जन आंदोलन किए थे, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। तो ऐसी हमारी एक प्रेरणा थी कि भाई ऐसे युग पुरुष की पार्टी से अगर हम जुड़ेंगे तो शायद बहुत अच्छा हमको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और उसकी परिणति थी क्योंकि मैं 2012 से 2017 के बीच में विधायक भी रहा जी। तो ये एक शुरुआत थी 90 के दशक से। फिर अल्मोड़ा जाने के बाद हम लोग छात्र राजनीति की शुरुआत में रहे, और उस समय ये नहीं लगता था कि भाई हम लोग ABVP के हैं या NSUI के हैं, क्योंकि वो शुरुआत का दौर था। तो हमको लगता था कि भाई जो हमारे क्षेत्र का है जी, क्षेत्रीय भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं, और वो क्षेत्रीय भावनाएं अपने तक ही सीमित नहीं थी। अल्मोड़ा जनपद को छोड़कर हम पहाड़ी लोग, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे पेरीनाग हो, चाहे चंपावत हो, या बागेश्वर हो, या हमारा दानपुर का क्षेत्र हो, सुमेश्वर से उधर का क्षेत्र हो, हम सब भारी अपने एकजुटता का परिचय देते थे जी। और वही एकजुटता का परिचय रहता था कि जिसके साथ बाहर का व्यक्ति वहाँ पर खड़ा रहता था वो चुनाव में हर समय जीतता था। और उससे एक सीख हमको मिली, और हमने बहुत अच्छा सीखा कि भाई लोग उस समय 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जो उसकी क्षमता होती थी छात्र की, वो अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर अपने स्टेंसिल बनाने के लिए, जो लिखने के लिए जो हम लोग स्कूलों में लिखते थे, प्रचार प्रसार के कागज में या अखबार में, वो लिखने के लिए अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर कैंडिडेट को देता था। तो हमको ये लगता था यार हमने अपनी पूर्णाहुति 10 रुपये 20 रुपये से दी है, तो अगर ये व्यक्ति जीतेगा तो शायद बहुत कुछ। हमारा जो एक स्वार्थ रहता था कि भाई कॉलेज में हमको पुस्तकें मिलेंगी, कांग्रेस में हमको लाइब्रेरी में जाने का मौका मिलेगा, और जो डिग्री कॉलेज में जो छात्र संघ अध्यक्ष पास देता था रीगल पिक्चर हॉल के और जागन्नाथ पिक्चर हॉल के, वो पास हमको मिलेंगे, तो हम
अपने अपने यार दोस्तों को भी वहाँ पर ले जाएंगे 2-3 पासों के लिए। तो ये बड़ी जद्दोजहद रहती थी। तो यही हम लोग लगातार 8-9 साल हमारी छात्र राजनीति के उतार चढ़ाव के दौर रहे। तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आज कांग्रेस की पृष्ठभूमि में विधायक के तौर पर भी हैं और भाजपा की पृष्ठभूमि के तौर पर भी उनके शीर्ष नेतृत्व में भी हैं, संगठन में भी हैं, संगठन में भी हैं और उच्च पदों में भी हैं। तो ये हमने बहुत नज़दीक से देखा और उन लोगों को हमने अपने चुनाव के माध्यम से हमने उनको जिताने का प्रयास करा था। मनोज तिवारी है जी, करण मेहरा है, जो हमारी इसी NSUI विंग से निकले हुए लोग थे जी। और बहुत सारे लोग थे। MS करकवाल हैं, अपने साथी हैं, और गुड्डू भोज था, और इधर कार्की था, और इधर को हमारे लोग अजीत थे जो कार्की, अजीत ABVP में सुरेश भट्ट जी। जी। और जब हम लोग कॉलेज की राजनीति में आए तो उस समय सुरेश भट्ट जी आज राज्य मंत्री उस समय उठे ही थे। तो हम लोग उसमें कॉलेज में प्रवेश ही कर रहे थे। महेश प्रयाग छात्र संघ में रहे और बहुत सारे नाम थे कि जिनको हमने देखा और सुना और उनका प्रचार करा। तो हमको लगता था कि यार हम व्यक्तिगत तौर पर उनके प्रचारों से कैसे भी अपने को जोड़ें। तो ये शुरुआत थी। और एक मैच्योर्ड जब राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था करी, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करी, तो पहली बार मुझको मौका मिला था सन 96 में, जब मैं डिग्री कॉलेज में लॉ कर रहा था और मैं अपने गांव का उप प्रधान बना गरसेर का, जो आज नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत है, वहाँ से उप प्रधान बनने का मौका मिला। लोगों ने अपने वार्ड से, जो आज हमारा टानीखेत वार्ड है, जो आज एक बहुत बड़ा हुआ है, तो एक छोटी सी इकाई होती थी 15, 20, 25 लोगों की, वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। उस समय लोग कहते थे यार तुम तो अल्मोड़ा हो, अल्मोड़ा में ये है। तो मैं उस समय कहता था लोगों से यार कि भैया आप अल्मोड़ा आते हैं, आपको अस्पताल दिखाते हैं, आपको रहने की व्यवस्था करते हैं, आपको गाड़ी में सस्ता भेजने की व्यवस्था करते हैं। तो लोग उससे मुझको समझे कि यार ये लड़का जो है कुछ काम करने की स्थिति रखता है, कुछ काम करने की सोच रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो वो मौका मिला। और उससे पहले उसी बीच में मुझको क्षेत्रीय योग समिति में नव युवक मंगल दल, महिला मंगल दल में ग्राम पंचायत गढ़सेर ने मुझको अपना युवक मंगल दल का अध्यक्ष बनाया। तो मैं एक चुनाव, उसमें भी चुनाव लड़ा था। लगभग उसमें 90 या 95 ग्राम पंचायतें थी गरुड़ ब्लॉक के अंतर्गत। और मेरा और पुष्कर काला, जो आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत संगठन में हैं, हम दोनों का भी उस समय भी चुनाव हुआ था। और मैं पहली बार छात्र राजनीति में उतरकर उस चुनाव को फेस कर रहा था। और मैंने बहुत सारे चुनाव देखे थे, क्योंकि परिवार में मेरे बड़े भाई लगभग 20-25 सालों से ब्लॉक प्रमुख थे पूर्व में, कृष्ण सिंह फरसवान जी, और बहुत सारे लोगों को हमने चुनाव की नज़दीकी से देखा। तो एक उसका भी बहुत अच्छा हमको माहौल भी मिला और बेनिफिट भी मिला। तो मैं क्षेत्रीय योग समिति का लगातार अध्यक्ष रहा और उससे बहुत कुछ ब्लॉक के क्रियाकलापों में, ब्लॉक की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, ब्लॉक के जितने भी हमारे नव युवा मंगल दल के प्रोग्राम होते हैं, महिला मंगल दल के प्रोग्राम होते हैं, उनमें लगातार 4-5 साल मेरी एक सक्रिय राजनीति की शुरुआत रही। तो ये राजनीति की शुरुआत थी। और उसके बाद 2003 में फिर मैं जिला पंचायत का सीधे सदस्य बना। तो लोगों ने सर आंखों पर बैठाकर मेरे को जिला पंचायत का सदस्य बनाया और पार्टी ने बढ़ चढ़कर मेरे को अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन 2008 मेरे पक्ष में नहीं था। 2008 में जब मैं जिला पंचायत का सदस्य का कांग्रेस से टिकट मांग रहा था, तो पार्टी ने मुझको अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं करा और आदरणीय डॉक्टर चिलवाल जी को अपना अधिकृत घोषित करा। और उसके बावजूद भी पूरे क्षेत्र की जनमानस का मेरे प्रति इतना प्यार था, इतना स्नेह था कि लोगों ने लगभग 3000 वोटों से इस ब्लॉक में मुझको जिता के भेजा। आज चाहे शिव सिंह बिष्ट जी उसमें चुनाव लड़े थे, शिव सिंह बोरा जी चुनाव लड़े थे, ये सब कुछ जो है बिल्कुल एकदम धराशायी कर दिया। तो ये बहुत अच्छा शुरुआत थी मेरे राजनीतिक कैरियर की। मैं यूथ कांग्रेस में रहा, NSUI में रहा, और यूथ कांग्रेस के उसमें भी मैंने बहुत सारे कामों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करी। NSUI में मैं जब 2000 में पहली बार जिले का अध्यक्ष बना था, तो सोनिया गांधी जी ने सर्वश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष के तौर पर मुझको सम्मानित करा था हरिद्वार में दृष्टिकोण 2000 में। तो मुझको बहुत अच्छी खुशी हुई कि मैं सोनिया गांधी जी से वहाँ पर मिला था, मंच में मिला था। और जो समय की जो टॉप लीडरशिप थी, जिनको आज हम लोग देखते हैं कि कोई प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी हैं, कोई अन्य प्रदेशों में वहाँ की भूमिका के साथ खड़े हैं, तो उन सबका मान सम्मान हरिद्वार में मुझको मिला। तो ये एक शुरुआत हमारी रही और उस शुरुआत से आज तक हम जुड़कर कांग्रेस की आइडियोलॉजी को जनता के बीच में ले जा रहे हैं।
तो ये बहुत अच्छा प्रयास हम सब लोगों के लिए था कि हम कांग्रेस की विचारधारा को देख पाए, समझ पाए, और आज उसी विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। ललदा, आपने अपने लगभग पूरे ही राजनीतिक करियर की बात करी और बहुत ही विस्तृत आपने अपना वो दिया। मैं इसी के साथ और सवाल तो हमारे आगे रहेंगे, क्योंकि लगभग आपने 2008 तक की बात करी और 2012 में आपको कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी कपकोट विधानसभा से बनाया। जो मेरा सवाल है, क्योंकि इस बात से तो सभी लोग परिचित हैं, जो सवाल यह है कि आप पर हमेशा आपके विपक्षी कपकोट में यह आरोप लगाते हैं कि आप बाहरी कैंडिडेट हैं, और लगातार 2017 में भी इसी तरीके की बात की गई और 2022 में भी कुछ इसी तरीके की बात की गई। तो इस बात को, क्योंकि आप गरुड़ से हैं और मैंने आपको, क्योंकि हम बचपन से आपको देखते थे, आपने कपकोट में काफी काम किया है। आपदा के दौरान में तो बहुत छोटा था, तब राहत सामग्री उतरती थी, आप लगे रहते थे। तो आप इस तरीके इस सवाल का किस तरीके से जवाब देंगे कि कपकोट से आपका क्या जुड़ाव है और कैसे आप वहां के लोगों के लिए हमदर्दी दिखाएं? देखो, कपकोट मेरी माँ की जन्म स्थली है। मैं कुरुंगाओं का दूत हूँ, कुरुंगा मेरे मामा लोग हैं। और जहाँ तक बाहरी वाली बात है, ये खाली एक माहौल बनाने की कोशिश करी जाती है भारतीय जनता पार्टी या उनके ऐसे लोगों के द्वारा, जो एक कोकस है। वो कोकस चाहे बागेश्वर में हो, चाहे दूसरे जनपदों में हो, हर जगह होता ही है। जी। भाई, मोदी जब बनारस से चुनाव लड़ सकता है गुजरात से आकर, तब वो बाहर की बात नहीं होती है। रेखा आर्या बरेली से आकर जब सोमेश्वर लड़ सकती है, तब बाहरी व्यक्तित्व की बात नहीं होती है। सुरेंद्र सिंह जीना जी दिल्ली से आकर जब सल्ट का चुनाव लड़ते हैं, तब बाहरी व्यक्तित्व की बात नहीं होती है। जो देहरादून में रहते हैं वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं, तब बाहरी व्यक्तित्व की बात नहीं होती है। मैं वही तो ललित पासवान हूँ, जो बागेश्वर विधानसभा का रहने वाला व्यक्ति हूँ, और इसी बागेश्वर विधानसभा से कपकोट विधानसभा बनी है, इसी बागेश्वर विधानसभा से सोमेश्वर विधानसभा बनी है। अगर आज ललित पासवान मात्र 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर रहकर अगर कपकोट जाकर वहाँ पर अपनी दावेदारी देता है, कपकोट के लोग उसको आशीर्वाद देते हैं, तो ये लोग विकास को पचा नहीं पाते हैं। मैं वही ललित पासवान हूँ जिसने माननीय भगत सिंह कोश्यारी, जो महामहिम राज्यपाल रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके घर में नामती चितापगड़ा में इंटर कॉलेज खोला, उनके घर की मैंने सड़क जोड़ी, उनके घर में बिजली लगाई। क्या मुख्यमंत्री रहते हुए भगत सिंह कोश्यारी जी ये काम नहीं कर सकते थे? ये तो चुटकी भर काम था। मैंने जितने भी काम करे, चाहे पिंडर घाटी हो, सरयू घाटी हो, रामगंगा घाटी हो, चाहे रेवती घाटी हो, खीर गंगा घाटी हो, कनरगर की घाटी हो, अपना कांडा कमशार का क्षेत्र हो, या ये दुग नागुरी का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में मैंने विकास के एक आयाम को स्थापित करने की कोशिश करी थी। और यही विकास को भारतीय जनता पार्टी के लोग पचा नहीं पाए, क्योंकि इन 20-25 सालों के अंतर्गत अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के 3-3, 4-4 अध्यक्ष बने, और हर क्षेत्र से उनको भूमिका मिल चुकी है। और उसके बावजूद भी आज विकास वहाँ पर नगण्य आपको दिखता है। आप फिंडर घाटी में घोड़ बल्ला तक इसी कांग्रेस की सरकार में हरीश रावत जी के आशीर्वाद से हमने सड़क पहुँचाने का प्रयास किया। यही कुआरी में मैंने सड़क पहुँचाई। यही आपके रिखाड़ी बाछम, जो उमला सरणी तक सड़क थी, आज वहाँ से 1 इंच आगे वो सड़क नहीं पहुँची है। चाहे जाथोली हो, चाहे कठलिया हो, वहाँ तक वो सड़क नहीं पहुँची है। पाछम तक वो सड़क नहीं पहुँची। खाती तक मैं सड़क पहुँचा के गया था। मैं नामिक गोगिना तक मैं सड़क पहुँचा के गया था। मैं आपका मलखा डूंगरचा शिवली उधर हामटी का उधर आपका झुनी खजूनी सड़क पहुँचा के गया था। हरकोट डरकोट को सड़क को छोड़ के गया था। आपका बगर में मैंने सड़क छोड़ी थी। अब तोली में मैं सड़क छोड़ के गया था। मैं पोथिंग होते हुए उछात की सड़क को बना के गया था। पोथिंग होते हुए मैं सुलमती की सड़क को बना के गया था। मैं लीली गैनाड़ की सड़क को बना के गया था। चट्टाना की सड़क मैंने बनाई। मैंने पुड़कुनी की सड़क बनाई। मैंने आपकी बेड़ा मजड़ा होते जाड़ती की सड़क बनाई। मैंने ही जो है ब्लॉक से जो है सीधे आपकी भयूं गुलेर होते हुए ऊपर आपकी गोगिनी तक की सड़क को निर्माण करने का काम करा था। खड़लेक बनार से डाना टिकटा की सड़क को मैंने बनाई। आपका खड़लेक से जो नीचे घाटी है, घाटी से मैंने आपका माछखेत तक पूरी रोड को जोड़ा। माछखेत से मैंने चुचेर होते हुए धर्मगढ़ की सड़क को जोड़ा। धर्मगढ़ चुचेर माछखेत की सड़क को जोड़ा। संताड़ बास्ती की सड़क को मैंने वहाँ पर बनाया। मैंने सनेती बेकुड़ी की सड़क को बनाया। वहाँ पर मैंने दोफाड़ पपो रताई सड़क बनाया। आपका सुंदिल जुनाइल की सड़क को मैंने बनाया। मैंने चौरा कमत पड़ई सड़क को वहाँ पर स्थापित करा। या आपका भैरू चपट्टा वाली सड़क को मैं बना के गया था। किंगारतोला वाली सड़क को मैं ईड़ा होते नीचे में
वहाँ पर बना के गया था। 7 चूल्हा जलताकोट की सड़क को मैं वहाँ पर बना के गया था। मैं आपका इधर कमशार घाटी में आ जाऊं तो मैंने सुनार गांव होते हुए मिथनकोट की सड़क बनाई। विजयपुर से रंगकंडा पैसिया की सड़क को मैंने वहाँ पर बनाया। मैंने विजयपुर से धौलीनाग मंदिर में बनाई। कमेटी देवी से मलसुना टकनार होते हुए मैं टकनार तक की सड़क को बनाया। मैंने खाती गांव भद्रकाली मंदिर से खाती होते हुए मैंने नरगोली चंतोला होते हुए मैं उसको बेरीनाग तक उसको जोड़ा। मैंने धारी मटिया दोबरगाड़ा सड़क बनाई। मैंने माणा दोगोली की सड़क बनाई, भेटा करड़िया की सड़क बनाई। उस सड़क को मैंने रावत सेरा जोड़ा और सिंकोना से बाजन की सड़क को जोड़ा। आपका मैंने धपोला सिरा से लेकर कांडा से लेकर धपोला से होते हुए भद्रकाली तक पूरी सड़क में हॉट मिक्स करा। कांडा बागेश्वर बालीघाट से मैंने दोफाड़ पपोर रताई, दोफाड़ से धर्मगढ़ वाली सड़क में 72 किलोमीटर में हॉट मिक्स करा। मैंने आपका बागेश्वर से कपकोट होते हुए सामा से आपका नीचे रमाणी तक लगभग आपका 60-65 किलोमीटर उसमें हॉट मिक्स करा। मैंने कोश्यारी जी के गांव में इंटर कॉलेज खोला। लीती में मैंने इंटर कॉलेज खोला। मैंने लीती से आगे हिनिया रिटकुला होते हुए नामिक तक गोगिना तक की सड़क बनाई। मैंने रातिर केटी में इंटर कॉलेज खोला। मैंने सनगाड़ में इंटर कॉलेज खोला, भोरियाल जी के क्षेत्र में। उडियार में मैंने इंटर कॉलेज खोला। दोफाड़ में मैं बालिका इंटर कॉलेज खोला। मैंने वहीं पर भंतोला में इंटर कॉलेज खोला। वहीं मैंने बाजी रोड में इंटर कॉलेज खोला। वहीं भेटा करड़िया में इंटर कॉलेज खोला। यहाँ जितने भी एडेड विद्यालय थे मैंने खाती में जो पिंडारी ग्लेशियर कंट्रीम गाँव है वहाँ मैंने इंटर कॉलेज खोला। मैंने आपका सुराग में इंटर कॉलेज खोला। मैंने मेरे नैनियाल में नाचनी में इंटर कॉलेज बनाया। वहीं पर मैंने अपने नैनियाल के पास तिलाड़ी पड़ता है, तिलाड़ी जो है ये कर्मी हरमी क्षेत्र के लिए है। मैंने वहाँ पर इंटर कॉलेज खोला। मैंने अपने नैनियाल में नाचनी में इंटर कॉलेज खोला। आपका पोथिंग में शेर सिंह गढ़िया जी के गांव में मैंने इंटर कॉलेज खोला। हाई स्कूल में मैंने जगठाना का निर्माण करा। आपका इधर हम आ जाएंगे तो इधर आपका जो ये सामा इंटर कॉलेज है एडेड, आपका फरसाली इंटर कॉलेज है, आपका हरसिला इंटर कॉलेज है, दोफाड़ इंटर कॉलेज है, सनेती का इंटर कॉलेज है, आपका इधर विजयपुर का इंटर कॉलेज है, कमेटी देवी का इंटर कॉलेज है, हिंगारतोलो का इंटर कॉलेज है, या इधर आपका दोफाड़ में इंटर कॉलेज है, या नीचे वहीं पर एक और इंटर कॉलेज है, पंत कोटली का इंटर कॉलेज है। इन सब इंटर कॉलेजों में मैंने लगभग 3-3, 4-4 पदों की स्वीकृति करी थी और वहाँ पर ऐड दिलाकर पदों की स्वीकृति करके वहाँ पर जो भी पद थे उन पदों के सापेक्ष अध्यापकों की नियुक्ति करी थी। ये बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं तहसील बनलेख में बनाया, डिग्री कॉलेज बनलेख में बनाई, कपकोट में डिग्री कॉलेज था, इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में चलता था। कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे लेकिन तब नहीं काम करा पाए। लेकिन मैंने इंदिरा हृदय जी से कांडा में धन की स्वीकृति कराई। वहाँ बहुत बढ़िया बिल्डिंग आपके सामने दिखती है। मैंने कांडा में बीएससी की स्वीकृति कराई, एमए की स्वीकृति कराई, कपकोट में बीएससी की स्वीकृति करा के एमए की स्वीकृति कराई। और आपका बनलेख में मैंने तहसील के साथ साथ वहाँ पर डिग्री कॉलेज बनाया। मैंने कर्मी में हाइडिल का सब स्टेशन खोला, विद्युत व्यवस्था चरमरारी करके। सामा में मैंने हाइडिल का सब स्टेशन बनाया। दुगनाकुरी में मैंने बनलेख में हाइडिल का सब स्टेशन बनाया। एकमात्र सब स्टेशन था जब मैं विधायक था, या कपकोट में था या कांडा में था। और मैंने लगभग पूरे क्षेत्र को विद्युतीकरण से जोड़ने में एक मील के पत्थर के तौर पर ये जो आधारशिलाएं रखी थी, आज वही कपकोट के लिए एक मील का पत्थर तो साबित है। आज पॉलिटेक्निक हो, ITI हो या दूसरी चीजें हैं, जो मूलभूत संरचना थी, उन मूलभूत संरचनाओं को जोड़कर मैंने कपकोट को एक मॉडल कपकोट बनाने की कोशिश करी थी। आज कपकोट में जो मैं इन 9 सालों के अंतर्गत काम करके गया था, चाहे मैं सुमगढ़ की सड़क नहीं बना पाया था, इन 9 सालों के अंतर्गत सुमगढ़ की सड़क नहीं बन पाई है। मैं अगर हरसिला से आपका कपकोट तक उतरोड़ा होते जो कपकोट में नदी के पार पार सरयू की एक सड़क थी, ऑप्शन थी कपकोट के लिए, उसमें डामर नहीं करा पाया था, तो आज उसमें डामर नहीं हो पाया। मैं अगर भैसानी से पौसारी की सड़क में डामर नहीं करा पाया था, उसमें डामर नहीं हो रहा। मेरा गांव मेरी सड़क में मैंने फुलदौड़ी बुलदौड़ी के नीचे से लेकर चिड़ंग से मैंने चिड़ंग गांव तक, फुलदौड़ी बुलदौड़ी में मेरा गांव मेरी सड़क में सड़क करी थी। आज वो सड़क फुलदौड़ी से आगे नहीं बनी है, आज बिजोरिया सड़क नहीं पहुंची है। आज आपकी सड़क जो है जो
हम लोग हीरा धबुला का गांव है बिलखेत गैरार, वहां से हमारी सुकराड़ी होते हुए भैरू चपट्टा उस सड़क का मिलान होना था, उस सड़क का मिलान नहीं हो रहा। आज चौरा से जो सड़क का मिलान नाइल होते हुए जो ऊपर मेठरा में मिल जाना चाहिए था, और वहीं से सीधे आपकी घिनारतोला उस सड़क पर मिलना चाहिए था। आज 8 सालों में वो सड़क नहीं मिल पाई है। आज भैरू चपट्टा का मिलान जो है आपका ईड़ा होते हुए घिनारतोला मिलना था, उस सड़क का मिलान नहीं हुआ है। आज जलताकोट की सड़क का मिलान नायल में जो हमारी दोफाट वाली सड़क थी, उस सड़क में मिलान होना चाहिए था, आज वो सड़क का मिलान नहीं हो पाया। तो आखिर किसके ऊपर हम लोग बात करें? जब सैया भय कोतवाल तो फिर किससे कह सकते हैं? जो हमारी अपनी उम्मीद थी, जो 5 साल मुझको मौका मिला, आपदा मेरे समय में आई, और उस आपदा में मैंने बहुत सारी ऐसी सड़कें थी जिन सड़कों में मेरा पुल प्रश्न नहीं था। इस पे अगला प्रश्न है हाँ। मेरा। दलदा, मैं आप, क्योंकि आप लंबा चौड़ा आपने जिसने किया होता है वो अपने उसको बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि जो लोग या जो भी लोग आपसे बाहरी वो कहते हैं, आपने एक विस्तृत उस पर वो दिया। लल्दा, मैं ये कहना चाहूंगा, ये हमारे देश की भी बात है, प्रदेश की भी बात है कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां लगातार कहती हैं कि बीजेपी के शासन में काम नहीं हो रहा है, और आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई और जो काम नहीं हुए हैं वो भी आपने जनता को बताया। जहां पर आप काम छोड़ के गए थे वो काम आज भी वहां अटके हुए हैं। तो लल्दा, 2017 में आपने चुनाव लड़ा, 2022 में आपने चुनाव लड़ा, क्या ऐसी वजह रही कि आपका जो विकास है वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया? मैं अपनी बात को जनता के बीच में पहुंचा नहीं पाया, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और जो दिखता है वो बिकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपोगंडा ऐसा चलाया और ये ऐसा मिसमैनेजमेंट करने की कोशिश करी थी कि भैया इस व्यक्ति ने तो कोई काम ही नहीं करेगी, इस व्यक्ति ने कोई विकास का खाका ही नहीं खींचा। जब मैं आज इतने काम आपको गिना सकता हूँ जो आज भी मुझको याद है, जो मैंने करके दिखाए हैं, तो शायद इससे 2, 4, 5, 10 काम और ज्यादा मैंने वहां पर करे होंगे, जिनको मैं शायद इस समय नजर नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे को नोटिस में नहीं आ पा रहे होंगे। इससे ज्यादा मैंने काम कर रखे होंगे, लेकिन यही मेरे को लगता है कि भाई ये जो हम अपनी बात को जनता के बीच में रखा है, हम 5 साल काम ही कराने में रहे, 5 साल हम जनता के बीच में ये नहीं कह पाए कि भैया मैंने आपके गांव में ये काम कर रखा, मैंने ये काम की उपलब्धि आपके वहां देख के, ये अगर मैंने पहुंचा दिया होता तो शायद 2017 में और 2022 में मैं नहीं हारता। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। दलदा, ये जो मेरा अगला सवाल है ये लगभग पिछले सवाल से मिलता जुलता है कि आपने सही कहा। एक तो क्योंकि मैं करीब पिछले 4-5 सालों से मैं भी कपकोट में लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ, और हम देख रहे हैं, क्योंकि हम कई बार शादी विवाह में हम वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मेरे भी, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त आप जानते हैं वहाँ के बच्चे अल्मोड़ा पढ़ते हैं, तो हमारा बहुत नज़दीकी एक रिश्ता वहाँ के लोगों से है। और वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, जो मेरा अपना मूल्यांकन है वहाँ के लोगों का वो है, बहुत सीधे साधे लोग हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बच्चे का रिजल्ट, एक विद्यार्थी का रिजल्ट साल भर में आता है, एक किसान का रिजल्ट 6 महीने में आता है, और एक नेता का रिजल्ट 5 साल में आता है। जो आपने किया होता है वो 5 साल में आप पर मोहर लगती है, और यहाँ पास और फेल होते हैं, यहाँ कोई फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन का कोई मतलब नहीं है। तो लल्दा, 2017 में आप हारे थे, तो आपने कहीं ना कहीं उसका पुनर्वलोकन किया होगा कि क्या गलतियां रही, और लगातार 2022 में जहां पर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस वापसी करेगी, और आप तो उत्तराखंड कांग्रेस के बहुत मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। आपने माननीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में आपने पार्टिसिपेट किया था, न्याय यात्रा में आप थे, और लगातार अभी हरीश रावत जी के साथ भी आप जो प्रदेश में न्याय यात्रा चल रही है उसमें भी आप हैं। तो आप पार्टी को भी बहुत अच्छे समझते हैं, और आप युवा नेता हैं, आप संघर्षशील नेता हैं, आपने बचपन से राजनीति को बहुत नजदीक से देखा। तो आपको क्या लगता है कि 2017 में एक गलती होने के बाद 2022 में कहाँ गलती हुई? 2022 में गलती क्या हुई, हम जिस कैंडिडेट को सबसे हल्का समझते थे वो कैंडिडेट बहुत भारी निकला, क्योंकि हम सोचते थे कि शायद बलवंत सिंह भौर्याल जी चुनाव लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए भारी पड़ते, और हम जिसको हल्का समझ रहे थे वो हमको भारी मिला। वो इसलिए मिला कि एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, और शायद नए चेहरे पर लोग बड़ा विश्वास करते हैं, और जो उनके द्वारा कहा गया होगा उसकी सत्यता को हम लोगों के बीच में झुठला नहीं पाए, या अपनी बेवाक तरीके से वो बात नहीं रख पाए। और जो बात रखे थे कि मुख्यमंत्री के नज़दीक, पूर्व मुख्यमंत्री के नज़दीक, और एक जो स्थानीय वाला मुद्दा ठप्पा होता है, वो शायद प्रखरता के तौर पर काम कर गया होगा, जो मैं समझता हूँ। नहीं तो छल बल की राजनीति में, धन बल की राजनीति में, और शराब और दूसरे ऐसे प्रपंच हैं, उसमें हमसे 50-100 गुना भारतीय जनता पार्टी आगे है।
आज अगर हम किसी एक को ऐसी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ना करें, तो भारतीय जनता पार्टी उसका उदाहरण देके उसको प्रस्तुत कर देती है और वहाँ पर वो सफल हो जाती है। तो ये 2022 में शायद मुझको लगता है कि मैं शराब पिलाने में और दूसरे ऐसे जो नज़दीकियाँ थी उसमें मैं पीछे रह गया। नहीं तो विकास के आयाम को अगर मैं जनता के बीच में ले गया होता तो शायद मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत आगे पहुँच गया। लल्दा, हम अगर मैं कहूँ, हम अपने देश के सुदूरवर्ती क्षेत्र में हैं और आज जहां आप और हम बैठे हैं बहुत नज़दीक हमसे चाइना है। आज हम लगभग युवा होने के नाते हम सभी से कहते हैं कि चुनावों में लगभग अगर हम कहें तो 2014 के बाद से डिजिटल और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ा है। हम कह सकते हैं कि अगर आप अपने करे हुए काम को सोशल मीडिया पर बताते हैं तो अभी आप यहाँ आए थे एक कार्यालय के उद्घाटन में, तो वहाँ आपके साथ 40-50-100 लोग थे और यही इंटरव्यू अभी कम से कम 1000-2000 लोग देखेंगे। शायद यही ताकत है सोशल मीडिया की। तो जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप सोशल मीडिया की ताकत को किस तरह का अंदाजा अभी, क्योंकि अब 2027 का चुनाव आपके सामने है और आप प्रबल दावेदार कपकोट से हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस बार वो गलती दोबारा होगी या इस बार आप तैयार हैं सोशल नहीं, वो मीडिया? गलती अब दोबारा नहीं होगी। नहीं, हमने 2-3 इलेक्शनों की बहुत सारी गलतियों से बहुत कुछ सीखा भी है और असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। जब जब आदमी चढ़ने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, तो उसी से कुछ ना कुछ एक सीख निकलती है। जी। तो सीख जो निकली है, हमारी पूरी कोशिश है कि 2027 में कांग्रेस पार्टी विश्वास करके टिकट देगी और कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर जब चुनाव लड़ूंगा तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं सोशल मीडिया में हो, प्रिंट मीडिया में हो या दूसरे ऐसे ग्रुप हैं जिनके माध्यम से मैं अपनी बात को पहुंचा सकता हूं, उन माध्यमों को जरूर मैं स्वीकार करने की कोशिश करूंगा और मैं प्रमुखता से उनके माध्यम से अपनी बात को जनता के बीच में रखने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि इस समय जो नया दौर है और इस दौर में आज जो दिखेगा वही बिकेगा जी। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ। लल्दा, हम क्योंकि मैं आपसे जैसा पहले कहा कि मैं कपकोट काफ़ी आता जाता रहता हूँ, मैं एक आध डॉक्यूमेंट्री के लिए भी कपकोट आया था और वहाँ के विधायक जी से भी हमने बात करी, अभी मौजूदा जो विधायक हैं। तो एक बात तो है कि 2027 का चुनाव कपकोट का बहुत हॉट सीट का चुनाव होना है, क्योंकि जो विधायक मौजूदा विधायक अभी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं जब जनता के बीच में गया तो जनता ने भी इस बात को कहा है और अगर आप 2027 का चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है एक हॉट सीट उत्तराखंड में इस बार कपकोट की सीट रहने वाली है। खैर, वो 2027 की बात है, उसकी बात तो हम फिर करेंगे। अभी लल्दा जो मुख्यतः है वो है पंचायत का चुनाव और जो एक लोगों के बीच में एक परसेप्शन है या आप कहे कि लगातार ये देखने को मिल रहा है, हम 2014 के बाद से लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से कमबैक करना चाहिए उस तरीके से कमबैक नहीं कर पा रही, वो चाहे हम उत्तराखंड में बात करें चाहे हम सेंटर में बात करें। तो पंचायत चुनाव मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में अपनी बात को पहुंचाएं तक, लोगों तक जाना, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत स्तंभ होता है पंचायत का चुनाव। तो आज आप क्या मानते हैं कि पंचायत का जो चुनाव है वो किस तरीके से कांग्रेस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और कौन से क्षेत्र आपके ऐसे हैं जहां से आप पलटवार करेंगे और जीत के आएंगे? देखो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और जनता अपने स्थानीय मुद्दों के आधार पर सबसे पहले तो इसमें अपना कैंडिडेट चुनती है जी। उसमें परिवार, क्षेत्र, समाज, व्यक्तिगत उसकी अपनी छवि, ये बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं और इसी आधार पर जो अधिकृत प्रत्याशी होता है चाहे किसी भी पद में है वो अपनी भावनाओं के सम्मान में चुनाव जीतता है जी। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम ये नहीं कह सकते कि भाई कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जिसको अधिकृत करती हो वो सभी जीत के आ जाएं, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर उसकी अपनी मेहनत है और 5 साल जनता के बीच में जुड़ाव, सामाजिक कार्यक्रमों उसकी अपनी भूमिका और क्षेत्र के प्रति उसका अपना कितना लगाव और जन भागीदारी में उसकी कितनी अपनी भूमिका है, इस बात को प्रमुखता से देखते हैं तभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उनको मौका मिलता है। रही बात इस समय जो हम पंचायतों में अपने चुनाव की बात रखते हैं, हम तो जो अपने अधिकृत प्रत्याशी हैं हम उनके पक्ष में इसलिए भी मतदान की अपील कर रहे हैं कि इस समय पूरे भारतवर्ष में एक अघोषित आपातकाल लगा पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 20-25 सालों से इस बागेश्वर विधानसभा के अंतर्गत विधायक के तौर पर काबिज हैं और जिस प्रकार की हिटलरशाही, जिस प्रकार की तानाशाही उनके द्वारा गरुड़ के क्षेत्र में, बागेश्वर के क्षेत्रों में या अन्य कपकोट के क्षेत्रों में उनके द्वारा करी जा रही है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है
क्योंकि विधायक नीति की इतनी बंदरबाट यहाँ पर हो रखी है। अगर आप सूचना का अधिकार लगाएंगे तो पिछले 20 सालों के अंतर्गत जो खड़ंचे बने हैं, जो पैदल संपर्क मार्ग बने हैं, शायद 4-4, 5-5 बार उन्हीं में उनके द्वारा पैसा दे दिया गया, जो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस गरुड़ क्षेत्र के अंतर्गत हो रखा है। 10-10 लाख के पिंक के शौचालय मात्र 10 बाई 10 की एरिया, कवर्ड एरिया में पिंक के शौचालय बने। 4-4 लाख के, 2-2, 2.5 लाख के मात्र 30 मीटर नदी में या 25 मीटर की नदी में रंग रोगन पुल में करा गया 2.5 लाख रुपए का। तो ये भ्रष्टाचार है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग जा रहे हैं। लोग हल्द्वानी में रहते हैं, लोग दिल्ली में रहते हैं, वहां पर उनके चुनाव हो चुके हैं। उनके नाम यहाँ पर पंचायत अधिकारी से, बीडीओ से राजनीतिक दबाव में गांव-गांव में लिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज 25 साल से जो सड़कें जिस स्थिति के अंतर्गत हैं, जो सड़कें राम प्रसाद जी के समय बनी थी या पूर्व के कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में बनी थी, आज वो सड़कें अपनी विकास की बांझ उठ रही है। क्या कारण है कि आज भी लखनी की सड़क को हमने गागरीकोल नहीं छोड़ा, खाली विधायक निधि से बीच का रास्ता जोड़ के इतनी सीरी कर ली। क्या कारण है कौसानी से मच्छिया पकड़ की सड़क को हमने रिठाड़ के पास छोड़ दिया और विधायक निधि से सड़क काट के उस सड़क को जो है संपर्क मार्ग में जोड़ दिया। क्या कारण है हम बोलबल्ला भराकांडे समतल तक जो मोटर मार्ग पहुंचा देते हैं वन भूमि डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत, लेकिन यहाँ थाकला से अभी तक जो है तड़कताल होते चौखुटिया मोटर मार्ग नहीं बन पा रही, जो हमारे रामनगर होते दिल्ली की सबसे नजदीक की लाइफलाइन हो सकती थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस और विकास की सोच नहीं रख सकते? क्या गरुड़ के अंतर्गत मात्र शराब की दुकानें, शराब की बार खोलने से क्या यहाँ पर विकास दिखेगा? इस बात को हम जनता के बीच में ले जाना चाह रहे हैं और जनता से विवाद तौर पर इसमें उनकी राय भी ले रहे हैं, उनकी इच्छाएं भी पूछ रहे हैं और जनता अपना प्रबल विरोध ऐसी ताकतों के खिलाफ कर रही है जो पिछले 15-20 सालों से एकला चलो की नीति पर इस गरुड़ के विकास को लूटने की कोशिश कर रहा है, गरुड़ के विकास को डुबाने की कोशिश कर रहा है। उनको आज मुंहतोड़ जो है इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता देंगे, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। जी ललदा, समय की बाध्यता है, आपको भी कहीं जाना है और हमें भी। मैं एक लास्ट सवाल के साथ हम इस बातचीत का वो करेंगे। ललदा, एक जो महत्वपूर्ण बात है कि आप कपकोट से प्रबल दावेदार हैं, ये सबको पता है। आप पिछले 15-20 साल से लगातार सामाजिक जीवन में कपकोट में भी उपलब्ध हैं। ललदा, जो बात है गरुड़ की, क्योंकि बागेश्वर विधानसभा में हम लगातार पिछले 15 सालों से अगर मैं कहूं तो हम कांग्रेस का जो अधिकृत प्रत्याशी होता है वो लोगों के लिए भी नया होता है। तो आज आप 2027 में गरुड़ में जो प्रत्याशी कांग्रेस से होगा, क्या उसकी स्थिति होगी? क्योंकि अभी तक भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई प्रबल कोई ऐसा मजबूत फेस अभी कांग्रेस का यहाँ पर है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय? देखो, जो संगठन देता है हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं और संगठन जिसको अधिकृत करेगा विधायक के चुनाव में, हम पूरे जनमन से उसकी प्रचार प्रसार में लगते हैं। और फिर 5 साल में हमने एक ही बात तो कही कि भाई उसका अपना कितना व्यक्तित्व क्षेत्र में निखार रखता है। जो जनता के बीच में दुख सुख में दिखेगा, दुख सुख के कार्यक्रमों में दिखेगा या भागीदारी में दिखेगा, आज लोकतंत्र में उसी की तो जीत होगी। लोगों के दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति की जीत होती है और जो मेहनत करता है वो जरूर जीतता है। और कांग्रेस कोशिश करती है कि व्यक्तिगत तौर पर जो पार्टी अधिकृत जिसको भी करती है वो जनता के बीच में एक ईमानदार छवि के तौर पर है, जनता के बीच में व्यक्तिगत तौर पर है। तो इस प्रयास में कांग्रेस टिकट देगी तो जरूर जो है 2027 पुनः जो फिर यहाँ से जीतेगी, ऐसा हम तो विश्वास करते हैं। लगातार क्योंकि प्रदेश में, देश में तो हो ही रहा है कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। खैर, मैं अभी प्रदेश की या राष्ट्र की बातें छोड़कर अभी हम अगर गरुड़ की बात करें तो पिछले उपचुनाव में रंजीत दास जी, जो आपके इससे पिछली बार कैंडिडेट थे, बागेश्वर से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे, वो भाजपा का दामन थाम लिया है। अभी हाल ही में आपके एक बहुत ही नजदीकी रंजीत डसीला जी के छोटे भाई गोविंद डसीला जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि आपके जो अपने लोग हैं, जो अपने, क्योंकि अधिकृत प्रत्याशी कोई विधायक का उम्मीदवार अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पार्टी में कोई खामी या उस तरीके से बातें नहीं पहुंच पा रही है शीर्ष नेतृत्व तक? नहीं, पार्टी में बातें सब होती हैं, लेकिन जरा सब्र करना पड़ता है ना। किसी को जरा सी आगे आगे मिलता है और किसी को जरा पीछे पीछे मिलता है। और कोई व्यक्ति आज ही सोचे कि मेरे को कल विधायक बना दो, तो ये संभव नहीं जी। जो उससे आगे की लाइन के लोग हैं, पार्टी उनको जब एडजस्ट करेगी, जब कहीं नेतृत्व की क्षमता के आधार पर उनका दायित्व को निर्वहन करेगी, तभी तो हम लोग कह सकते हैं। अगर रंजीत दास
जरा से सब्र कर लेता तो 2027 तो उसी का मौका था। 2022 के उपचुनाव में अगर 23 दे भी दिया था तो हाथ जोड़ के हम लोग फिर विनती कर सकते थे कि भाई रंजीत दास को दो, ये व्यक्तिगत तौर पर आगे निकल सकता, लेकिन समय तो बलवान है ना जी। और समय रुकता भी नहीं है जी। और उन्होंने समय की गति को ऐसा पकड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के नेपथ्य में आज खड़े हैं। दूसरी बात आपने गोविंद की करी कि वो भी हमारे नज़दीक था, दोनों हमारे नज़दीक थे, ऐसा तो नहीं थे कि वो नज़दीक थे, लेकिन पार्टी की एक्टिविटीज़ में, पार्टी के क्रियाकलापों में भागीदारी बहुत सुनिश्चित है। आज जो संगठन सृजन निर्माण की बात आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि भैया आखिर संगठन में आपकी क्या भूमिका है। अगर कार्यकर्ता 5 साल में आपके किसी भी बैठक में, किसी भी संगठन की क्रियाकलापों में उपस्थित नहीं है तो आप किसी भी वहीं से टिकट लाएं। अगर कार्यकर्ता आपसे खुश नहीं है तो फिर आपको टिकट लाने के बाद आप विकास के औचित्य में खरा नहीं उतर पाएंगे। टिकट मिलेगा, लोग बुझे मन से लगेंगे, टिकट मिलेगा, लोग बुझे मन से प्रचार प्रसार करेंगे, टिकट मिलेगा, लोग आपके साथ खड़े होकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपके लिए वोट की अपील कर सकते हैं, लेकिन फिर वही होगा जो होता है। तो इस बात को आज कांग्रेस समझती है और इन दोनों को भी समझना चाहिए था कि भाई क्या हमने गलती करी, जरा सी था लेते तो शायद आगे आने वाला समय इन्हीं दोनों भाइयों का भी था। ललदा, लास्ट में सवाल करूंगा कि क्या आपको आज लगता है कि बागेश्वर विधानसभा में कोई कांग्रेस का प्रबल या मजबूत फेस है? अभी काफी चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरों पर कांग्रेस दांव लगाएगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई आज ललित पासवान पार्टी छोड़ दे या कल कोई दूसरा पार्टी छोड़ दे, कांग्रेस में पीछे नेताओं की कमी है, ऐसा नहीं है जी। बहुत बड़े बड़े हमसे भी योग्य लोग हैं, उनको अपनी क्षमता निखारने का मौका मिलना चाहिए और मौका जिस दिन हमारे नीचे की पीढ़ी को मिल जाएगा तो हमसे भी अच्छी कार्यक्रम कर सकते हैं। और बागेश्वर में भी ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको आगे लाकर हम एक अच्छा मंच और प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। जी ललदा, आप कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस के बहुत मजबूत स्तंभ हैं और मुझे पता है कि आप बागेश्वर, दोनों विधानसभाएं जो हमारे यहाँ कपकोट हो चाहे बागेश्वर हो, इसमें आपका चाहे वो पंचायत के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, इसमें आपकी अहम भूमिका रहती है। तो इसी के लिए मैं आपको पंचायत चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सब लोगों को। द पहाड़ टॉक्स जो हमारे शर्मा बंधु, जो हमारे भतीजे हैं और पहाड़ की पीड़ा को, पहाड़ के पलायन को, पहाड़ के दर्द को लगातार जनमानस के पटल पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जहां तक मेरी ये आवाज़ पहुंच रही है, सब्सक्राइब के माध्यम से आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, द पहाड़ को, और एक आवाज़ बनकर पहाड़ की पीड़ा को, पहाड़ के दुख दर्द को जनता के बीच में रखने की जो कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों भाइयों को देना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार से गरीब से उठकर, एक गरीब समाज से उठकर अपनी मेहनत लगन से पहाड़ की पीड़ा को एक मंच देने का काम कर रखा है, निश्चित तौर पर देर से बेर माँ भगवती, माँ ब्राह्मणी आपको एक अच्छा मान सम्मान देगी, ऐसा हम सब लोग भगवान माँ भगवती ब्राह्मणी से भी प्रार्थना भी करते हैं। और सभी युवा साथियों से जहाँ जहाँ इस चैनल के माध्यम से आवाज़ जारी होगी, द पहाड़ टॉक्स को सब्सक्राइब करके इनके चैनल का प्रचार प्रसार करने की पूरी कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।